वेलकम टू द पाठशाला। अभी हम मॉक टेस्ट नंबर 12 का सोल्यूशन देखेंगे। मॉर्निंग में मॉक टेस्ट हम लोग ने जो है अपलोड किया था, आप लोग ने अटैम्प्ट किया हुआ था। ये 7 सितंबर का सेट 2 था। आज के बाद ये मॉर्निंग में जो मॉक टेस्ट अपलोड हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि समय कम हो गया है। अब आपको रिवीजन की ज़रूरत है। ये जो पेपर्स है वो मैं डिस्कस जरूर करूँगा, लेकिन मॉक टेस्ट अपलोड नहीं करूँगा। सो आपके पास अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो जिस वक्त मैं ये मॉक टेस्ट या जो पिछले साल का ईयर डिस्कस कर रहा हूँ तो उसी वक्त आप पॉज करके उसको जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो है टीयर 2 की स्पेशल क्लासेस में हम लाइव क्लासेस चलाने वाले हैं। हमारी लाइव क्लासेस की तैयारी पूरी तरीके से डन हो गई है, तो टीयर 2 की जो भी क्लासेस चलेगी वो लाइव क्लासेस के फॉर्म में चलेगी। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, जो नए स्टूडेंट है, जो अभी अभी आए हैं, जो 1 महीने या 1.5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बस किसी तरीके से वर्कआउट करके बस टीयर 1 एक बार क्लियर कर लीजिए। अगर टीयर 1 में आप 2 नंबर भी ऊपर हैं तो टीयर 2 में हम आपका सिलेक्शन पक्का करा सकते हैं, अगर आप हमारे साथ वर्कआउट करेंगे तो। चलिए अभी देखते हैं इस पर्टिकुलर जो है मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। 76 था। नेफारियस दिया हुआ था। नेफारियस का मतलब होता है विक्ट। क्या होता है? नेफारियस का मतलब होता है धूर्त, जो है बुरा व्यक्ति जो है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा विक्ट। एक्साइटेड आप लोग जानते हैं। रिगोरस, रिगोरस का मतलब होता है कठिन। एक नया वर्ड है बिनाइन। इसका जो मतलब होता है वो होता है सौम्य, या फिर अच्छा कह सकते हो इसको। अच्छा, या फिर थोड़ा और शुद्ध बात करो हिंदी में तो सौम्य बोलते हैं, बिनाइन। इसमें जी साइलेंट रहता है जब भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो। तो आज मैंने काफ़ी सारा वर्कआउट किया हुआ है ताकि मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही कर पाऊँ। इंसुलर, इंसुलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड, यहाँ पे आइसोलेटेड, नैरो, पैराचियल, ये सारे के सारे जो है इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। इसका जो है एंटोनिम होगा वो होगा कॉस्मोपोलिटन। पैराचियल का मतलब जो होता है वो होता है संकीर्ण या संकुचित। नैरो का मतलब होता है नैरो माइंडेड, संकुचित। आइसोलेटेड, जो अलग रहे, जो संकुचित रहता है वही अलग रहता है, इस तरीके का। तो ये तीनों किसी ना किसी तरीके से इंसुलर के सिनोनिम्स है। कॉस्मोपोलिटन सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो इसका एंटोनिम है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब ये होता है जो संसार में सभी जगह जाने जाते हों, जिनका मिलना जुलना सबसे हो, सबसे ज़्यादा फैमिलियर हो। तो इंसुलर का आप इसको एंटोनिम ले सकते हो। नेक्स्ट है, आपको स्पेलिंग बतानी है एकोमोडेट की। एकोमोडेट का स्पेलिंग जो होती है वो सेकंड पार्ट सही है। नेक्स्ट है 79। ये जो आज का एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन थे वो स्लाइटली डिफिकल्ट थे। स्लाइटली डिफिकल्ट थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से डिफिकल्ट थे। माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो एक्चुअल जॉब लिखा हुआ है ना, ये एक स्लैंग लैंग्वेज होती है। माई फ्रेंड्स जॉब इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा होना चाहिए था। तो ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दियर एक्ट्स। यहाँ पे फॉर दियर एक्ट्स नहीं होगा, ऑफ दियर एक्ट्स होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दियर एक्ट। द स्टूडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दियर एक्ट्स। फॉर दियर एक्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे प्रपोजिशन की गलती है। बात करें 81 की। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर येट। यहाँ पे जो है बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि इस पे किस पार्ट पे एरर है। गिव यू में एरर है या एक्यूरेट डेट में एरर है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। एक्यूरेट की जगह एग्जैक्ट इस्तेमाल करेंगे या गिव की जगह टेल इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू द एक्यूरेट डेट, या इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एग्जैक्ट डेट। अब आपको ये बताना है मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख के कि कौन सा वाला पार्ट सही है। 82। आई वेटेड द ट्रेन अराइव्ड। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस सेट का। अंटिल फिट बैठेगा यहाँ पे। आप वैसे भी कोई वर्ड भी रखेंगे ना तो आपको साथ में समझ में आएगा, ना एज लगना, ना सिंस, ना आफ्टर। तो सबसे इजी क्वेश्चन था 82। इवन तो किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो भी इसका ऑप्शन टिक मार सकता है। बात करें 83 की। ही लव्स यू। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन था। मोर देन यू। ही लव्स यू मोर देन मी। बात करें 84 की। द स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू इमीडिएटली। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सही से नहीं पता है तो देखो यहाँ पे फॉल को लेके 4 जो है प्रीपोजिशन लगा के दिया है। ये 4 तरीके का फ्रेजल वर्ब है। फॉल इन, फॉल आउट, फॉल ऑफ, फॉल ऑन। अरे तो इसमें पता है ना बहुत कंफ्यूजन रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो है फॉल ऑन इसका ऑप्शन मारा है। अब मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। फॉल इन और फॉल ऑन का सोल्जर के रेफरेंस में जब एक लीडर जो है ऑर्डर वगैरह दे रहा होता है तो इन दोनों का जो है यूज कैसे करते हैं। फॉल इन का मतलब होता है अगर सोल्जर को ऑर्डर दे रहा हो लीडर
कि कैप्टन वगैरह हो गया, कि अगर उनको लाइन में लगने के लिए तो हम बोलते हैं फॉल इन और फॉल आउट। फॉल इन और फॉल आउट, फॉल ऑन नहीं, फॉल इन और फॉल आउट में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। फॉल ऑन लोग मार देते हैं, तो फॉल इन फॉल आउट में ये होता है। फॉल इन का मतलब होता है लाइन में खड़ा होना, फॉल आउट का मतलब होता है लाइन तोड़ के निकलना। तो ये चीजें होती है फॉल इन और फॉल आउट में, कि फॉल इन का मतलब होता है लाइन में लग जाओ, और फॉल आउट का मतलब ये होता है जो अगर सोल्जर लाइन तोड़ रहे हो तो सोल्जर्स के रेफरेंस में ये चीज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो फॉल इन होगा आपका। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाइन में लगने के लिए सोल्जर्स को, तो फॉल इन यहाँ पे करेक्ट फ्रेज होगा। और फॉल ऑन का मतलब ये होता है ना, जैसे कि कोई चीज हो, फॉल ऑन समबडी कहते हैं हम, फॉल ऑन समबडी, किसी के ऊपर डिपेंड करना, या ऐसे कह दो कि कोई चोरी कर दिया जाए तो फॉल ऑन समबडी, उस तरीके का एक डाउट है। सेंटेंस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि फॉल ऑन समबडी हम कहते हैं। तो जब भी मैं फ्रेजल वर्ब याद करता था तो कुछ इसी तरीके से याद करता था। अगर सेंटेंस एग्जैक्टली मुझे मिलेगा देन तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि फॉल ऑन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। फॉल ऑन समबडी होता है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट की, और फॉल अप का भी मतलब जान लीजिए। फॉल अप का मतलब होता है जब प्राइस वगैरह गिर नहीं होती तो कीमत कम होने के सेंस में हम फॉल अप का इस्तेमाल करते हैं। बात करें 85 की, पुट अप द शटर। पुट अप द शटर का मतलब होता है वेंट आउट ऑफ बिजनेस। क्या होता है इसका मतलब? वेंट आउट ऑफ बिजनेस। बात करें 86 की, ए ड्रॉप इन ए बकेट, इसका मतलब होता है वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। नथिंग एट ऑल, इसमें कंफ्यूज हो सकता है कोई, अगर आपने पढ़ा ना हो तो ऑप्शन में अगर टिक मार रहे होंगे तो इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ड्रॉप इन ए बकेट का मतलब एटलीस्ट कुछ होता है बकेट के अंदर जो पता नहीं चलता है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट इसका ऑप्शन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो लास्ट वाले जो है, जब हम टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें दो चीज़ जो में प्रॉब्लम थी। एसएससी ने क्वेश्चन में जो एरर लिया था, एक तो कॉल इन क्वेश्चन, एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि कॉल इन क्वेश्चन का मतलब सर डाउट होता है। हाँ एग्जैक्टली, वो जो लड़का ये बोल रहा था कि ये डाउट होता है, देन वो स्टूडेंट बिल्कुल सही बोल रहा था, मैंने इसको चेक किया था। एसएससी ने इसका जो है चैलेंज लिया हुआ था ऑप्शन। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट, तो एसएससी ने करेक्शन नहीं लिया था। कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है एसएससी के साथ बहुत हो जाती है, क्योंकि मैं भी जब भी आपको टेस्ट पेपर ये डिस्कस करता हूँ तो एक बार मैं खुद उसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद इन एनी केस मुझे अगर डाउट लगता है तो मैं उसे चेक करता हूँ। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है जो है डाउट होना। और एक और क्वेश्चन था जिसमें प्रीपोजिशन के बाद हिज और हिम इस तरीके का कुछ इस्तेमाल होना था। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है, तो हिम इस्तेमाल होगा, हिज नहीं, वहां पे ध्यान रखिएगा, हिम इस्तेमाल होगा। हिम गोइंग कुछ करके ऐसे था। तो ये दोनों क्वेश्चन एसएससी ने करेक्शन नहीं लिया था और सेम पेपर में ही। तो कई बार लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे थे जो मार्क्स काफी घट गए थे, 5-5, 6-6 नंबर तक घट गए थे। तो यही वो रीजन थी कि एसएससी ने करेक्शन के बाद भी उन चीजों का करेक्शन नहीं लिया है। 87 है ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब होता है असर ना छोड़ना, असर ना छोड़ना। कुछ आप काम कर रहे हो उसमें आप कुछ अच्छा ना कर पाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास, पेंट समथिंग, फाइंड नो फेवर, ऑब्लाइज समवन, टीच समवन, अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब हो गया फाइंड नो फेवर, कुछ फेवर ना मिलना, आपने कुछ किया ही नहीं है तो फेवर मिलेगा नहीं। 88 ए पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन। एक बंदा जो किसी प्रोफेशन में नया हो उसको बोलते हैं नोवाइस या फिर बिगनर। एक्सपर्ट, कोच, ट्यूटर, इन सबके मतलब आप जानते हो क्योंकि बहुत इजी वर्ड्स हैं। बात करें नेक्स्ट की, दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल। एक वो बंदा जो किसी को बहुत नॉलेजेबल बनाए। तो इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान, इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान। इररिवरेंस, इरुडिशन उसी से बना हुआ एक वर्ड है, तो ये वही हो गया कि जो विद्वान बताए इरुडिशन। इररिवरेंस का मतलब होता है असम्मान, असम्मान या फिर अपमान। इरिटेबिलिटी, अब इरिटेट कर रहे हो किसी को, चिड़चिड़ापन इसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है? चिड़चिड़ापन। इम्पल्सिवनेस, इम्पल्सिवनेस कहते नहीं कि इम्पल्सिव बंदा है, इम्पल्सिवनेस उसके अंदर है। तो इम्पल्सिवनेस का मतलब होता है एक तरीके से आवेग। बात करें नेक्स्ट की 90, ए स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन। आपके पास ऑप्शन है इफोरिया, एक्सटेसी, एलिनिएशन, कम्युनियन। अब ये चारों वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए। ऑप्शन आपका 3 है एलिनिएशन, इसी का मतलब होता है एक तरीके से अलगाव की भावना, अलगाव की भावना। ये आपका शुद्ध हिंदी वर्ड है। इफोरिया का मतलब होता है उत्साह, एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, परमानंद। और कम्युनियन का मतलब होता है
एक तरीके से मत समझ लीजिए, समागम, ये सब इसके जो है हिंदी मीनिंग्स है। Anyone wishing to enroll in the program should send in their application before the end of this month। अरे यार ये देयर नहीं होता, THEIR होता है। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ पे है, सेंड इन देयर एप्लीकेशन, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है डू यू माइंड मी लिविंग। डू यू माइंड माई लिविंग होगा, मी लिविंग नहीं होगा। डू यू माइंड माई लिविंग दिस पेमेंट अंटिल नेक्स्ट ईयर। बात करें 93 की, as you grow older you will find that these all difficulties may be overcome by patience। all these होता है all, फिर these all पहले लगाइए, these difficulties may be overcome with patience। तो ये होता है पार्ट, ऑप्शन है all these difficult may overthrow, all these difficult, थर्ड पार्ट, all these difficulties may be overcome with patience। 94 Sita did not so far as blink when she heard she had won the scholarship to Cambridge। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं so far as को आपको इम्प्रूव करना है और आपके ऑप्शंस दिए हैं ऐसे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, बहुत मुश्किल होगा इस सेंटेंस को करेक्ट कर पाना। so far as एक फ्रेज है, क्या है, एक फ्रेज है। तो जब भी इस तरीके का फ्रेज है, अगर एग्जैक्ट आपको फ्रेज नहीं पता हो और उसका मीन नहीं पता हो तो आप सेंटेंस को ऐसे करेक्ट नहीं कर सकते। तो so far as की जगह होगा so much as। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ये फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब होता है इवन। क्या होता है मतलब इवन लगाओ या फिर so much as लगाओ, दोनों एक मतलब है। अब इवन को यहाँ पे फिट करके देखो, अभी आपको सेंटेंस की मीनिंग समझ में आने लगेगी। सीता डिड नॉट इवन ब्लिंक व्हेन शी हियर्ड शी हैड वॉन द स्कॉलरशिप टू कैम्ब्रिज। तो so much as इसका ऑप्शन होगा। so much as एक फ्रेज है, याद कर लीजिए इसको, इसका मतलब होता है इवन जहाँ पे इस्तेमाल करना हो उसकी जगह ये फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं so much as। अब बात करें जो है 95 की, when the architect won a prize in a play writing competition his friends admired his universality। अरे यार ये गलत वर्ड है, ये है वर्साटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रेस्पेक्टेबिलिटी, ये सारे नहीं होंगे, वर्सेटिलिटी होती है। वो कहते नहीं वर्सेटाइल है, बहुमुखी प्रतिभा इसका मतलब होता है। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है सब जगह जाना एक तरीके से। ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया एक तरीके से टिकाऊ होना। क्या होना, टिकाऊ होना। तो सहनशीलता आप अगर इस सेंस में कह सकते हो तो सहनशीलता मनुष्य के लिए कह सकते हो। और अगर ड्यूरेबल गुड्स नहीं बोलते तो अगर गुड्स की बात करें, कोई चीज़ की बात करो तो बोलते हैं जब ड्यूरेबल है तो मतलब टिकाऊ है, बहुत लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन अगर पर्सन के लिए इस्तेमाल करें तो सहनशीलता, अगर हिंदी में बोले तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो जाएगा सहनशीलता। तो वर्सैटिलिटी यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है। बात करें जो है नेक्स्ट जो है 95 के बाद 96 की, ये पैसेज है, मैं आपका ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही है। टाइप 1 पैसेज है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी पैसेज होते हैं, कुछ भी इसमें होता नहीं है। तो 96 का 1, 97 का 1, 98 का थर्ड, 99 का फर्स्ट एंड 100 का फोर्थ पार्ट होगा। तो ये इसके ऑप्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 96 का 1 होगा, 97 का 1 होगा, 98 का 3, 99 का 1 और 100 का 4। तो कल से मैं ये मॉक जो है मतलब इसी वक्त डिस्कस किया करूंगा पेपर्स, ताकि आपके साथ पूरे डिस्कस कर दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहे हों, जो क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि आपने अभी तक पढ़ा है, देखिए एक तो ये होता है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ना, एक ये होता है कि आपने पूरी ग्रामर पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली बुक की, फिर उसके बाद होता है कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। और फिर एग्जाम के जब हम क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आ जाए। आपने एक चीज एनालिसिस की होगी, अभी तक हम तकरीबन 18 कर चुके हैं सेट लास्ट ईयर के, उसमें आपने ये देखा होगा कि 20 या 22 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें आसानी से, जो हमने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़े हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होता होगा, ऐसा मिलता होगा तकरीबन हर एक स्टूडेंट को, जिसमें उसे डाउट होता होगा, जिसमें उसको याद नहीं आता होगा, जिसमें उसे रूल अप्लाई करना नहीं आता होगा। 2-3 तो मिनिमम ऐसे क्वेश्चन कम से कम रहते हैं। तो उन्हीं 2-3 क्वेश्चन को अगर आप अलग नोटबुक में बार बार बना के लिखते जाओगे तो तकरीबन, अगर मैं 50 सेट की बात करूं कि अगर हम 50 सेट कर पाए किसी तरीके से, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3, तो तकरीबन 100 से 150 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें आपको डाउट रहा होगा। अगर वो 150 क्वेश्चन आपने अगर नोटबुक में लिख के
अगर आपने वो अपना डाउट क्लियर किया, नहीं तो सेंटेंस से ही एग्जैक्टली रट्टा मार लिया, तो आपको पता है क्या होगा, उन्हीं 150 सेंटेंस में से कोई सेंटेंस ऐसा होगा जो अगली बार या 2017 में आपके लिए वो डिफिकल्ट बनेगा। तो अगर आपने वो पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है प्रॉपर तरीके से, तो आपके लिए इजी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया है और फिर से वहां पे अगर डाउट बना रह गया तो क्वेश्चन कर बैठेंगे गलत, और फिर वो 2-3 क्वेश्चन जो 50 नंबर निकालना होता है वो नहीं निकलेगा। तो जो ये प्रोसेस होता है 50 आउट ऑफ 50 या 48, 45 मार्क्स निकालना, वो यही प्रोसेस होता है कि पहले आपको किताब पढ़नी होती है, बुक्स पढ़नी होती है, या जो भी रिसर्च आप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट करना होता है, फिर इंडिविजुअल टॉपिक वाइज पढ़ना होता है, टॉपिक के बाद फिर आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी होती है, और मॉक के वो क्वेश्चन जो डाउट वाले होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट निकालने पड़ते हैं, वो रूल निकालने पड़ते हैं, वो एक्सेप्शन समझने पड़ते हैं। और एग्जाम के समय वो सारे के सारे एक्सेप्शंस 5 दिन पहले जब 6 दिन बढ़ जाता है तो आपको होल सिलेबस रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो आपका ये एक्स्ट्रा वाला रहा है जो डाउट हमेशा क्रिएट करता रहता है, इनको बार बार पढ़ के दिमाग के सामने से गुजार देना है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आए देन आप उस पर फटाफट सही से कर पाओ। तो ये होती है मास्टरी हासिल करने का तरीका। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा लिया और आपने मास्टरी हासिल कर ली। अगर ऐसा होता तो हर टीचर अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है और हर बच्चा मास्टर होता। मास्टरी हासिल करने के लिए आपके अंदर ये चीज आर्ट होनी चाहिए, ये कला होनी चाहिए कि आपकी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी तक जो मैंने आपको मॉक कराए हैं, अगर आप में से अगर कोई प्रॉपर तरीके से अगर एनालिसिस कर पा रहा हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे ये एनालिसिस करने आती थी। तो आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा ये एनालिसिस करने की क्षमता। अगर आप वीक स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको अच्छा स्टूडेंट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। सपोज कीजिए अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे, कुछ फेल होगे, कुछ नर्वस होके बाहर हो जाओगे, लेकिन अगर आप एनालिसिस एक बार करना सीख गए ना तो इस बार नहीं तो अगली बार जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। देखो, भड़बड़ाने से एग्जाम होता नहीं है क्लियर। आपको ये सारी चीजें अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करनी होगी। जैसे ही आप चीजों को डेवलप करोगे वैसे ही आपका सिलेक्शन पक्का होता जाएगा। एटलीस्ट आपका कैरियर, आपके अंदर मैच्योरिटी जो चीजें हैं वो चीजें आती जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फिर आपके साथ मिलूंगा कुछ और नई वीडियोज के साथ, कुछ नए और कॉन्सेप्ट और रूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।